नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी रक्त कौतुक, जिसे लिखा है दीपक शर्मा जी ने। कुत्ता बंधा है क्या? एक अजनबी ने बंद फाटक की सलाखों के आर पार पूछा। फाटक के बाहर एक बोर्ड टंगा था, कुत्ते से सावधान। ड्योढ़ी के चक्कर लगा रही मेरी बाइक रुक ली। बाइक मुझे उसी सुबह मिली थी, इस शर्त के साथ कि अकेले उस पर सवार होकर मैं घर का फाटक पार नहीं करूंगा। हालांकि उस दिन मैंने 8 साल पूरे किए थे। उसे पीछे आंगन में नहलाया जा रहा था। इतवार के इतवार माँ और बाबा एक दूसरे की मदद लेकर उसे जरूर नहलाया करते। उसे साबुन लगाने का जिम्मा बाबा का रहता और गुनगुने पानी से उस साबुन को छुड़ाने का जिम्मा माँ का। आज तुम्हारा जन्मदिन है? अजनबी हंसा। यह लोगे? अपने बटुए से 20 रुपए का एक नोट उसने निकाला और फाटक की सलाखों में से मेरी ओर बढ़ा दिया। आप कौन हो? चकितवंत मैं उसका मुंह ताकने लगा। अपनी गर्दन खूब ऊंची उठानी पड़ी मुझे। अजनबी ऊंचे कद का था। कहीं नहीं देखा मुझे? वह फिर हंसने लगा। देखा है, मैंने कहा। कहाँ? ज़रूर देखा था मैंने उसे, लेकिन याद नहीं आया मुझे। कहाँ? टेलीफोन की घंटी सुनकर इधर आ रही माँ हमारी ओर बढ़ आईं। टेलीफोन के कमरे से फाटक दिखाई देता था। मुझे नहीं पहचाना? आगंतुक हंसा। नहीं, नहीं पहचाना। माँ मुझे घसीटने लगी। फाटक से दूर मैं चिल्लाया, मेरा बाइक, मेरा बाइक। आंगन में पहुँच लेने के बाद ही माँ खड़ी हुई। हिम्मत देखो उसकी, यहाँ चला आया। कौन? बाबा वुल्फ के कान थपथपा रहे थे, जो सींग के समान हमेशा ऊपर की दिशा में खड़े रहते। वुल्फ को उसका नाम छोटे भैया ने दिया था। भेड़िए और कुत्ते एक साझे पुरखे से पैदा हुए हैं। 3 साल पहले वही इसे यहाँ लाए थे। जब तक अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने हेतु मैं यह शहर छोड़ूंगा, मेरा वुल्फ आपकी रखवाली के लिए तैयार हो जाएगा। और सच ही 1.5 साल के अंदर वुल्फ ने अपने विकास का पूर्णोत्कर्ष प्राप्त कर लिया था। 40 किलो वजन, 2 फुट ऊंचाई, लंबी मांसपेशियां, फनाकार सिर, मजबूत जबड़े, गुफ्फेदार दुम और चितकबरे लोम चर्म पर भूरे और काले आभाभेद। हर बात समझने में तुम्हें इतनी देर क्यों लग जाती है? माँ झल्लाई। अब क्या बताऊं, कौन है? खुद क्यों नहीं दिखाते कौन आया है? वुल्फ को मैं नहला लूंगी। कौन है? बाबा बाहर आए तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। आज कुणाल का जन्मदिन है। अजनबी के हाथ में उसका 20 का नोट ज्यों का त्यों लहरा रहा था। याद रख, कचहरी में धरे तेरे बाज दावे की कॉपी मेरे पास रखी है। उसका पालन न करने पर तुझे सजा मिल सकती है। यह तुम्हारे लिए है। अजनबी ने बाबा की बात पर तार्किक ध्यान ना दिया और बेखटके फाटक की सलाखों में से अपना नोट मेरी ओर बढ़ाने लगा। चुपचाप यहाँ से फूट ले। बाबा ने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया, वरना अपने अल्सेशियन से तुझे नुचवा दूंगा। वह गायब हो गया। बाज दावा क्या होता है? मैंने बाबा के कंधे अपनी बाहों में भर लिए। एक ऐसा वादा जिसे तोड़ने पर कचहरी सजा सुनाती है। उसने क्या वादा किया? अपनी सूरत वह हमसे छिपा कर रखेगा। क्यों? क्योंकि वह हमारा दुश्मन है। इस बीच टेलीफोन की घंटी बजनी बंद हो गई और बाबा आंगन में लौट आए। दोपहर में जीजी आईं एक पैकेट के साथ। इधर आ। आते ही उन्होंने मुझे पुकारा। आज तेरा जन्मदिन है? मैं दूसरे कोने में भाग लिया। वह नहीं आया? माँ ने पूछा। नहीं, जीजी हंसी। उसे नहीं मालूम मैं यहाँ आई हूँ। यही मालूम है मैं बाल कटवा रही हूँ। दूसरा आया था, माँ ने कहा। जन्मदिन का इसे 20 रुपया दे रहा था। हमने भगा दिया। इसे मिला था? जीजी की हंसी गायब हो गई। बस पल दो पल। कुछ बोला क्या? हमने उसे कुछ बोलने का मौका दिया ही कहाँ। इधर आ।
जीजी ने फिर मुझे पुकारा, देख तेरे लिए एक बहुत बढ़िया ड्रेस लाई हूँ। मैं दूसरे कोने में भाग लिया। वे मेरे पीछे भागी। क्या करती है? माँ ने उन्हें टोका। 8वां महीना है तेरा, पागल है तू। कुछ नहीं बिगड़ता। जीजी बेपरवाही से हंसी। याद नहीं पिछली बार कितनी भाग दौड़ रही थी, फिर भी कुछ बिगड़ा था क्या? अपना ध्यान रखना अब तेरी अपनी जिम्मेदारी है। माँ नाराज होली। इस बार मैं तेरी कोई जिम्मेदारी ना लूंगी। अच्छा। जीजी माँ के पास जा बैठी। आप बुलाइए इसे, आपका कहा बेकहा नहीं जाता। इधर आ तो। माँ ने मेरी तरफ देखा। अगले पल मैं उनके पास जा पहुंचा। अपना यह नया ड्रेस देख तो। जिज्जी ने अपने पैकेट की ओर अपने हाथ बढ़ाए। नहीं, जिज्जी की लाई हुई हर चीज़ से मुझे चिढ़ थी। तभी से, जब से मेरे मना करने के बावजूद वे अपना घर छोड़कर उस परिवार के साथ रहने लगी थी जिसका प्रत्येक सदस्य मुझे घूर घूर कर घबरा दिया करता। तू इसे नहीं पहनेगा? माँ ने पैकेट की नई कमीज और नई निकर मेरे सामने रख दी। देख तो कितनी सुंदर है। बाहर फाटक पर वुल्फ भौंका। कौन है बाहर? बाबा दूसरे कमरे में टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे थे। कौन देखेगा? मैं देखूंगी। माँ हमारे पास से उठ गई। और कौन देखेगा? मैं भी उनके पीछे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह आदमी कैसा था जो सुबह आया था? जिज्जी धीरे से फुसफुसाई। अकेले में मेरे साथ वे अक्सर फुसफुसाहटों में बात करती। अपने कदम मैंने वहीं रोक लिए और जिज्जी के निकट चला आया। उस अजनबी के प्रति मेरी जिज्ञासा ज्यों की त्यों बनी हुई थी। वह कौन है? मैंने पूछा। एक जमाने का एक बड़ा कुश्तीबाज। जिज्जी फिर फुसफुसाई। इधर मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे सब बताती हूँ। क्या नाम है? मंगत पहलवान। फ्री स्टाइल वाला? कुश्ती के बारे में मेरी जानकारी अच्छी थी। बड़े भैया की वजह से, जिनके बचपन के सामान में उस समय के बड़े कुश्तीबाजों की तस्वीरें तो रही ही, उनकी किशोरावस्था के जमाने का डायरियों में उनके दंगलों के ब्यौरे भी दर्ज थे। बेशक बड़े भैया अब दूसरे शहर में रहते थे, जहां उनकी नौकरी थी, पत्नी थी, 2 बेटे थे, लेकिन जब भी वे इधर हमारे पास आते, मेरे साथ अपनी उन डायरियों और तस्वीरों को, जो कई कई बार अपनी निगाहों में उतारते, और उन दक्ष कुश्तीबाजों के होल्ड, ट्रिप और थ्रो की देर तक बातें करते। हाँ, फ्री स्टाइल। जिज्जी मेरी पुरानी कमीज़ के बटन खोलने लगी। और वेट क्लास में सुपर हैवी वेट, 100 केजी से ऊपर। मुझे याद आ गया, अजनबी मंगत पहलवान ही था। उसकी तस्वीर मैंने देख रखी थी। जोड़ बंद कर 10 साल पहले जितनी भी कुश्तियाँ उसने लड़ी थी, मुकाबले में खड़े सभी पहलवानों को हमेशा हराया था उसने। बड़े भैया की वे डायरियाँ 10 साल पुरानी थी, इसीलिए इधर बीते 10 सालों में लड़ी गई उसकी लड़ाइयों के बारे में मैं कुछ ना जानता था। हाँ, 107। 107 केजी। मैंने अचंभे से अपने हाथ फैलाए। हाँ, 107 केजी। हंसकर जीजी ने मेरी गाल चूम ली और अपनी लाई हुई नई कमीज मुझे पहनाने लगी। वह हमारा दुश्मन कैसे बना? किसने कहा वह हमारा दुश्मन है? बाबा ने। वह फिर आधम का है। माँ कमरे के अंदर चली आई। वुल्फ की भौंक देखी? अब तुम इसे लेकर इधर ही रहना, उस तरफ बिल्कुल मत आना। माँ फौरन बाहर चली गई। वुल्फ की गरज ने जीजी का ध्यान बांट दिया। नई कमीज के बटन बंद कर रहे उनके हाथ अपनी फुर्ती खोने लगे। चेहरा भी उनका फीका और पीला पड़ने लगा। अपने आप को जिज्जी के हाथों से छुड़ाकर मैंने बाहर भाग लेना चाहा। निकर नहीं बदलोगे? जिज्जी की फसफसाहट और धीमी होली। पहले उधर चलोगे? हाँ, मैंने अपना सिर हिलाया। दबे कदमों से हम टेलीफोन वाले कमरे में जा पहुंचे। फाटक खुला था और ड्योढ़ी में मंगत पहलवान वुल्फ के साथ गुत्थम गुत्था हो रहा था। उसके एक हाथ में वुल्फ की दुम थी और दूसरे हाथ में वुल्फ के कान।
वुल्फ की लपलपाती जीभ लंबी लार टपका रही थी और कुदक कर वह मंगत पहलवान को काट खाने की ताक में था। अपने गनर के साथ फौरन मेरे घर चले आओ। हमारी तरफ पीठ किए बाबा फ़ोन पर बात कर रहे थे। तलाक ले चुका मेरा पहलवान दामाद इधर उत्पात मचाए हैं। दामाद? बाबा ने मंगत पहलवान को अपना दामाद कहा? मतलब जीजी की एक शादी हो चुकी थी और वह भी मंगत पहलवान के संग? मैंने जीजी की ओर देखा। वह बुरी तरह कांप रही थी। माँ! घबराकर मैंने दरवाजे की ओट में ड्योढ़ी की दिशा में आंखें गड़ाए खड़ी माँ को पुकारा। जिज्जी लड़खड़ाने लगी। माँ ने लपक कर उन्हें अपनी बाहों का सहारा दिया और उन्हें अंदर सोने वाले कमरे की ओर ले जाना चाहा, लेकिन जिज्जी वहीं फर्श पर बीच रास्ते गिर गईं और लहू गिराने लगीं, टांगों के रास्ते। पहले डॉक्टर बुलाइए जल्दी। माँ! बाबा की दिशा में चिल्लाईं। बच्चा गिर रहा है। बाबा टेलीफोन पर नए अंक घुमाने लगे। जब तक बाबा के गनर वाले दोस्त पहुँचे, वुल्फ निष्प्राण हो चुका था और मंगत पहलवान ढीला और मंद। और जब तक डॉक्टर पहुँचे, जीजी का आधा शरीर लहू से नहा चुका था। अगले दिन बाबा ने मुझे स्कूल न भेजा। बाद में मुझे पता चला उस दिन की अखबार में मंगत पहलवान की गिरफ्तारी के समाचार के साथ हमारे बारे में भी एक सूचना छपी थी। माँ और बाबा मेरे नाना नानी थे और मेरी असली माँ जीजी थी और असली पिता मंगत पहलवान। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।